तो मेरे चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र में पर्यावरण एवं सतत विकास, जो कि लेक्चर नंबर 1 है। तो जितने भी लेक्चर होंगे हम सब कंप्लीट कर देंगे इसको। एग्ज़ाम है फरवरी में आपका आर ओ का, और यूपीपीसीएस या यूपीएससी जो भी स्टेट का एग्ज़ाम आप कुछ भी दे रहे हो, वहाँ पे आप देखिए सारे के सारे PYQ है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन के थ्रू रिविजन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्चुअल डेटा इसमें है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब का जरूर करें। और आप देखिए इसमें 1990 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन शामिल है। जब आप इसको पूरा करना चक्र कर लेंगे तब आप देखेंगे आप कितना खुद में इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत है। तो पर्यावरण एवं सतत विकास में हम करेंगे पर्यावरण। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के समूह को हमारे चारों तरफ जो है सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। तो सभी पता होगा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है। जैसे कि पर्यावरण को पता ही होगा, पर्यावरण मिलकर बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवाणु एवं लघु पर्यावरण लघु है, वृक्ष का पर्यावरण बृहत है, और स्तर है इनका पर्यावरण कारक देख सकते हैं संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में। विभिन्नताएं कारण है जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रकार और स्थलाकृति में अंतर, और संगठक है भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक। तो भौतिक में है स्थल, वायु, जल, और सांस्कृतिक में है मनुष्य, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव वगैरह। और ये देख रहे हैं टोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एटमॉस्फियर सारे मिल करके झील, तालाब, नदियां, हाइड्रोस्फियर, फिर बायोस्फियर, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर जमीन का, तो देख सकते हैं आप सब कुछ। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं जंतुओं के की प्राकृतिक दुनिया को जो चारों तरफ से विकसित अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, सी है भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधी होते हैं। तो कौन सा आंसर चाहिए? तो सभी के सभी आंसर सही हैं। ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, और अजैव घटकों से, और सभी से मिलकर बनता है। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये परिचालन पर्यावरण किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो परिचालन का पर्यावरण ये अंश नहीं है। भौतिक पर्यावरण, जैविक और सांस्कृतिक पर्यावरण ये है। ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो धारणीय विकास अब हम करेंगे। तो धारणीय विकास की अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ये तो पता होगा आपको। तो धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी इसकी डिस्कस। 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन घोषित एजेंडा 21 में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग ने आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। तो ये सब कुछ आप क्वेश्चन थ्रू कर लेंगे। तो यहाँ पर टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, पर्यावरण संबंधी सूचनाएं, और मनुष्य व उसके क्रियाकलापों संबंधी सूचनाएं। तो आप दे पढ़ सकते हैं इसको। अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम। नीचे दिए गए कथन में से कौन कथन ए तथा दूसरे का कारण है? देखते हैं कौन किसकी पुष्टि करता है। मतलब कारण क्या कथन की पुष्टि कर रहा है? तो कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और अकारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान के समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ये जो है ये तो भैया ए है, कथन कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है 1987 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वो प्रतिवेदन था किस पे? वो था आवर कॉमन फ्यूचर पे। ये भी यूपीपीसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से मिलान करिए। तो इसमें जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1989 में, और रियो पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में। तो इस तरह से हम मिलान करेंगे तो इसका ऑप्शन बी होगा। द लिमिट ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 याद कर लीजिए, और ब्रॉडलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन 1987, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989, और रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992।
ये क्वेश्चन कब पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 यूपीपीसीएस में। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो वह है प्राकृतिक संसाधन के, क्या है? प्राकृतिक संसाधन के विषय में। और सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी है। तो सतत विकास एवं जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र, तो पर्यावरण विभिन्न जैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये आपस में अंतःक्रिया करते हैं। समानतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय रूप में होता है। तो चलिए इसका ये देख सकते हैं आप, चक्रीय रूप में होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, फिर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन मनुष्य लेते हैं और जीव जंतु भी लेते हैं। और उसके बाद उसमें से कार्बन यौगिक में से जैसे पेट्रोलियम, कार्बनिक, कार्बोनेट, कोयला वगैरह पेड़ पौधों से चूना पत्थर वगैरह इनकी प्राप्ति होती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये जल चक्र, जिस तरह से वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, संघनित होता है, फिर तापमान बदलता है और तापमान कम ज़्यादा वगैरह होने से बादल जो होता है संघनित होता है, बारिश होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, पेड़ पौधों से वाष्पीकरण होता है, सब कुछ दिया गया है। मूलरूम द्वारा मृदा से जल का अवशोषण, मूलरूम जानते हैं ना? मूलरूम क्या करता है? जल को अवशोषित करता है, पत्तियों तक जाता है और कम परासरण दाब, मृदा विलयन, जल में कम सांद्रता वगैरह। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है शोषण, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं। तो उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो आपको पता है श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, जैव पदार्थों के अपचय से भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और ज्वालामुखी क्रियाओं से भी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन निकलता है। ये देखिए आइए 2014 और 2011 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखेंगे अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन बढ़ाता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब करता है। ये क्वेश्चन भी 2012 यूपीपीसीएस में पूछा गया है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है, यूपीपीसी 2017। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए। और यहाँ पर ये है आपका वायुमंडल। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक भौतिक विधियों में आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जिनान। इसको याद कर लीजिए, ये इस क्रोनोलॉजी लगाने को पूछता है। बाकी ये तो पता होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन पौधों द्वारा कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। बीपीएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायु एक है, वायु एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें मिश्रण कब होता है? जब कोई भी बहुत सारी चीजें जो होते हैं किसी भी अनुपात में ले, कोई ज्यादा कोई कम, इस तरह से, ठीक है, तो ये मिश्रण है। तो निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडान नहीं पाई जाती, बल्कि हीलियम, आर्गन, नियान। अभी आपको जो चार्ट दिखाए थे 2005 में पूछा गया। रेडान एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है, उसको वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। और वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? नाइट्रोजन का। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है? वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ये यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों का काम नहीं, वो तो शुद्ध करते हैं। पर्यावरण सुरक्षा, तो पर्यावरण सुरक्षा धारणी विकास वगैरह है। तो चलिए क्वेश्चन इसका करते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? अपकर्ष से पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितियां विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितियों की असंतुलन। तो सभी के सभी होंगे, यूपीपीसी 2006 में। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टान को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है।
निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो गरीबी कम करना ये थोड़ी ना है। झाड़ी विकास, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब पर्यावरण सुरक्षा से है, लेकिन वो नहीं है। धाड़ी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो धाड़ी विकास हुआ उदाहरण जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान में धाड़ी विकास की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है। धाड़ी विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो ये देख सकते हैं 17 धाड़ी विकास है। पहला है गरीबी की समाप्ति, पहले गरीबी होगी, फिर भूख लगेगी, फिर लोगों के लिए स्वास्थ्य, लोग बीमार होंगे, तो इसे याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं। और चौथा गुणवत्तापरक शिक्षा, उसके बाद लैंगिक समानता, उसके बाद स्वच्छ एवं स्वच्छता से किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, और नौवां है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, दसवां समानताओं में कमी, ग्यारहवां धाड़ी शहरी और सामुदायिक विकास, और बारहवां जिम्मेदारियों के साथ उपभोग और उत्पादन, तेरहवां है जलवायु कार्रवाई, चौदहवां जलीय जीवों की सुरक्षा, और 15वां स्थलीय जीवों की सुरक्षा, और 16वां न्याय शांति न्याय सशक्त संस्थाएं, और 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। और ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में प्रमुख देशों का स्थान देख सकते हैं। 2022 का है ये। पहले स्थान पे फिनलैंड है। और हमारा भारत कहाँ है भाई? हमारा भारत यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। धाड़ी विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था, या फिर धाड़ी विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं? तो दूसरा सही है, पहला गलत है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो पहला गलत क्यों है देखते हैं। धाड़ी विकास लक्ष्य जो है सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो 20 में किया गया था, ना कि 1972 में। और धाड़ी विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान में धाड़ी विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान ये 2017 का पूछा है, तो 2017 में भारत जो था वो 85.6 प्रथम, मतलब स्वीडन प्रथम स्थान पर था, और 116 स्थान पे भारत था, और 2022 में 121वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धाड़ी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो गुजरात नहीं है। ये यूपी बीईओ में पूछा गया है। 2019 में नीति आयोग जो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल 70, हिमाचल प्रदेश 69 और द्वितीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहे। गुजरात शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? तो वो था केरल। तो धाड़ी कृषि का अर्थ क्या है? तो वह है भूमि की इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता छोड़ो बनी रहे। ये यूपीपीसीएस पूछा गया है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग के बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत, निम्न में से कौन सी धाड़ी अवधारणा की परिभाषा है? तो परिभाषा है संपोषणी विकास की। ये यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? वो है एसडीजी 6। अभी ये होगा ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, 2019 में पूछा है। तो पानी के लक्ष्य को प्राप्त करना 6 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग है। नीचे दिए गए कथन कारण देखते हैं, कारण क्या कथन की पुष्टि कर रहा है? तो कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और कारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करे। तो ये कथन कारण दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूलन दीर्घस्थ विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? इसको सारा पढ़िए। कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया, प्रभावी जीवनाशकों का उपयोग। तो इसमें सबसे ठीक जो है मिश्र सस्यन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगीकरण पौधे और कीट प्रतिरोधी शस्य किसमें है? ये आईएएस 1993 पूछा गया क्वेश्चन है। अब करेंगे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के
संकट उत्पन्न हुए हैं। वर्ष 1992 में पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य से विश्व भर के नेता ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प किया गया था। 180 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो में 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था। वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई और 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 185 सदस्य देशों ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने में सहायता की। ये संकटग्रस्त परिस्थितियां तंत्रों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाती है। GEF UNFCCC के तहत अल्पकालिक देशों को अल्पकालिक देश निधि लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड उपलब्ध कराता है और इन देशों के लिए नेशनल अडॉप्टेशन प्रोग्राम NAPS की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य 29 अक्टूबर 2000 और 10 अक्टूबर 2000 के मध्य COP7 की बैठक माराकेस में आयोजित की गई। इस बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशेष जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं दिशा निर्देश परिचालन है, कार्रवाई है और यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये देखते हैं वैज्ञानिक और सलाहकार तकनीकी पैनल है और GF और DF परिषद और तेज परिषद निर्वाचन है और स्वतंत्र मूल्यांकन है। बाकी जो है GEF सचिवालय है, UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह देख सकते हैं। एक मिनट, तो ये पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन था। 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। और भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है कि जैव विविधता पर अभिसमय या जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाकलाप के रूप में काम करता है। 2014 IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। एजेंडा 21 की बात करते हैं तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन में आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सम्मिलित देशों ने धाड़ी विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की थी, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धाड़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 20वीं वर्षगांठ में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 72 के बाद 20 साल के बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और समझौता हुआ एजेंडा 21। समीक्षा 5 वर्ष में आई 1997 में। और ये देख सकते हैं एजेंडा 21 में विकास उद्देश्य और गरीबी निवारण, जनसंख्या नियंत्रण की बात हुई और सबको खाद्य, जल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल और जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण की बात की गई। अब क्वेश्चन है पहला, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और ये दाढ़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है और 2002 में जोहान्सबर्ग में दाढ़ी विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन की इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा गलत है, पहला सही है। 2016 IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। एजेंडा 21 दाढ़ी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना ब्राजील के रियो डी जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ में पृथ्वी समेट सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों में दाढ़ी विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की गई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो किया गया था रियो में। Rio+20 सम्मेलन है। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्ष बाद 23-27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसे Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 नाम से जाना जाता है। यह बैठक 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों को मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में Rio+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग में एवं Rio+20 का आयोजन ब्राजील में और 20-22 जून को 2012 के मध्य संपन्न हुआ। सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आमतौर पर समाचार में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या था? तो यह था धाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये देख सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित किया गया था 97 में। भाई 92 में 5 जोड़ दो। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था?
द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी। तो इसमें क्या था, ये था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रियो डी जेनेरियो में। हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी की जो अपेक्षाकृत हरित और एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्रियाविधि आविर्भूत हुई, तो वह है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ये IAS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। विभिन्न संगठन एवं संस्थान पर आते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थाओं की स्थापना की गई। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र के राज्य नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान के चेरी के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट तथा इससे संबंधित बीमारियों, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके निदेशक हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य। ठीक है। और बाकी और भी चीजें हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं और वो सब रिविजन हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। ये है नागपुर में, याद रखना आप। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो अगर आपको नागपुर भी पता है तो आप कर सकते हैं। तो 1958 नागपुर में। और NEA से आशय क्या है, तो इसका आशय नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी PCS, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब पूछा गया क्वेश्चन, ये PCS मेंस 2010 में। UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सब मुख्यालय याद कर लीजिए। UNEP का नैरोबी में है, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी में है। और EPA का पूर्ण रूप क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नैरोबी केन्या में आयोजित किया गया। BPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए करेंगे पर्यावरण संरक्षण संबंधी अधिनियम, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का फीडबैक दीजिए कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।